नमस्कार। आज हम शब्दों की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी-कभी सोचते हैं कि कुछ शब्दों के होते हुए वैसे ही मतलब वाले और शब्द क्यों आ जाते हैं। खासकर अंग्रेजी में ऐसे कई शब्द हैं जो लगते तो समानार्थी हैं, पर असल में उनमें बड़े बारीक अंतर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स जिन्हें कहते हैं, ये भाषा को असल में बहुत रिच बनाते हैं। सोचिए अगर हर भाव या स्थिति के लिए बस एक ही शब्द होता, तो हमारी अभिव्यक्ति कितनी सीमित हो जाती है ना? हर नया लगने वाला समानार्थी शब्द असल में अपने साथ एक खास रंगत, एक अलग वजन या कोई खास कॉन्टेक्स्ट लेकर आता है। हाँ, तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ अंग्रेजी शब्दों की एक लिस्ट है, उनके हिंदी अर्थ हैं और उदाहरण भी हैं। और साथ ही एक छोटी सी कहानी भी है जिसमें ये सारे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो हमारा मकसद है इन शब्दों के जो सूक्ष्म अंतर हैं, उनको समझना और देखना कि ये भाषा को कैसे ज्यादा सटीक और असरदार बनाते हैं। है तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत शायद इसी सवाल से करते हैं कि आखिर हमें एक ही जैसे मतलब के लिए इतने सारे शब्दों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। जैसे अगर पानी गंदा है तो उसे डर्टी वाटर कह सकते हैं, सिंपल। फिर ये मर्की या टर्बिड जैसे शब्दों की क्या जरूरत आन पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भाषा कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। ये एक बहती नदी की तरह है जो समय के साथ बदलती है, विकसित होती रहती है। नए शब्द इसलिए आते हैं ताकि हम विचारों के और महीन भेद बता सकें, बारीकियां बता सकें। कभी हमें भावनाएं की तीव्रता दिखानी होती है, कभी किसी खास हालात के लिए ज्यादा सही शब्द चाहिए होता है। जैसे हिंदी में ही गर्म कहने के कितने तरीके हैं। गुनगुना, गर्म, तपता हुआ, खौलता हुआ, है ना? हर शब्द तापमान की एक अलग डिग्री बताता है। बस इसी तरह अंग्रेजी के इन शब्दों में भी न्यूआंस यानी कि बारीकियां छिपी हैं। अच्छा, तो ये बारीकियां हैं जो भाषा को वो पैनापन देती हैं। तो फिर अपने शब्दों के पिटारे को खोलते हैं। मुझे लगता है पहले उन शब्दों को देखते हैं जो किसी तरह की अस्पष्टता या धुंधलेपन से जुड़े हैं। लिस्ट में हमारे पास है मर्की और टर्बिड, और दोनों का हिंदी अर्थ गंधला, धुंधला या मैला दिया गया है। ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये दोनों शब्द अक्सर पानी या किसी तरल की स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। मर्की, इसका सरल अंग्रेजी मतलब है अंधेरा, गंदा या अस्पष्ट, मतलब डार्क, डर्टी और अनक्लियर। जैसे स्रोत का उदाहरण है, भारी बारिश के बाद नदी का पानी मर्की था। ये सामान्य अस्पष्टता या गहरे रंग को दिखाता है। और हाँ, इसे लाक्षणिक अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी का इरादा साफ ना हो तो कह सकते हैं मर्की इंटेंशंस, या कोई स्थिति बहुत उलझी हुई हो तो मर्की सिचुएशन। अच्छा, यानी मर्की सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी तरह के धुंधलेपन या अस्पष्टता के लिए आ सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिगरेटिव। तो फिर टर्बिड इससे कैसे अलग हुआ? टर्बिड जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक है। इसका सरल अंग्रेजी अर्थ है गंदगी या छोटे कणों की वजह से साफ ना होना। नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ डर्ट और स्मॉल पार्टिकल्स। इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, मडी, क्लाउडी, अनक्लियर, इम्प्योर। इसमें खास बात यह है कि टर्बिड का इस्तेमाल खासतौर पर तरल पदार्थों यानी लिक्विड्स के लिए होता है जिनमें छोटे छोटे कण तैर रहे हों, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, जैसे मिट्टी या गाद, जिनकी वजह से वो गंदला या अपारदर्शी हो जाता है। तो अगर पानी इसलिए गंदा है क्योंकि उसमें मिट्टी घुली हुई है, तब टर्बिड ज्यादा सटीक शब्द होगा। जबकि मर्की पानी के गहरे रंग या कम रोशनी की वजह से साफ ना दिखने की स्थिति भी बता सकता है। समझ गए। तो टर्बिड में वो पार्टिकल्स, वो कणों का होना जरूरी है, जबकि मर्की ज्यादा जनरल टर्म है। ये तो वाकई दिलचस्प बारीकी है। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो थोड़ी नकारात्मक भावनाओं या व्यवहार से जुड़े हैं। हमारी लिस्ट में है पर्टर्ब, विशियस और स्टर्न। पहले पर्टर्ब को लेते हैं। हिंदी अर्थ दिया है परेशान करना, व्याकुल करना। हाँ, परटर्ब, इसका सरल अर्थ है किसी को चिंतित या परेशान कर देना, टू मेक समवन वरीड और अपसेट। इसके समानार्थी हैं डिस्टर्ब, अपसेट, ट्रबल, वरी। लेकिन ये सिर्फ डिस्टर्ब या अपसेट होने से थोड़ा गहरा है। इसमें एक मानसिक अशांति, एक व्याकुलता का भाव है जो किसी बाहरी खबर या घटना से पैदा होती है। जैसे उदाहरण दिया है, बुरी खबर ग्रामीणों को परटर्ब करेंगे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ दुखी या चिंतित नहीं होंगे, बल्कि मतलब अंदर तक हिल जाएंगे, उनकी शांति भंग हो जाएगी, एक तरह की बेचैनी। हाँ। तो ये दिमागी उथल-पुथल जैसी स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष की। हिंदी अर्थ है हिंसक, क्रूर। ये तो काफी गंभीर शब्द लगता है। हाँ, ये बहुत तीव्र शब्द है।
इसका मतलब है बहुत ज्यादा क्रूर, हिंसक या दुष्ट। वेरी क्रूल, वायलेंट और ईविल। सिनोनिम्स: क्रूल, ब्रूटल, सैवेज, विकेड। ये साधारण गुस्से या बुरे बर्ताव से कहीं आगे की बात है। इसमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा, द्वेष और बर्बरता शामिल होती है। जैसे विशस कुत्ता, ये सिर्फ जंगली या गुस्सैल नहीं बल्कि खतरनाक रूप से हमलावर है। या फिर विशस अफवाह, ऐसी अफवाह जो किसी को बर्बाद करने के इरादे से फैलाई गई हो। इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। बाप रे, यानी विशस में एक एक्टिव क्रूरता और दुर्भावना है, खतरनाक। अच्छा, अब इसी समूह में तीसरा शब्द है स्टर्न। हिंदी अर्थ कठोर, सख्त। क्या ये विशस जैसा ही है? सुनने में तो थोड़ा वैसा ही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें बहुत फर्क है। स्टर्न का मतलब है व्यवहार में गंभीर और सख्त होना। सीरियस एंड स्ट्रिक्ट इन मैनर। सिनोनिम्स: स्ट्रिक्ट, हार्श, सिवियर, फर्म। ये शब्द नकारात्मक जरूर लग सकता है कई बार, पर इसमें विशियस जैसी क्रूरता या हिंसा का भाव नहीं होता। स्टर्न व्यवहार अक्सर अधिकार यानी अथॉरिटी जताने वाले लोगों से जुड़ा होता है, जैसे माता-पिता, शिक्षक या कोई ऑफिसर, जज। ये अनुशासन, गंभीरता और नियमों के पालन पर जोर देता है। जैसे स्टर्न चेतावनी एक गंभीर चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या स्टर्न चेहरा मतलब ऐसा भावहीन गंभीर चेहरा जिसमें कोई नरमी न दिखे। तो विशियस सक्रिय रूप से बुराई है, जबकि स्टर्न गंभीरता और सख्ती है। दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सख्ती और क्रूरता दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। चलिए, अब व्यवहार और संवाद से जुड़े कुछ शब्दों को देखते हैं। हमारे पास है इंडिस्क्रीट और कैंडिड। पहले इंडिस्क्रीट लेते हैं। हिंदी अर्थ असावधान, असंयमी। इनडिस्क्रीट, इसका मतलब है कहने या करने में लापरवाह होना, खासकर कोई राज या निजी बात बताने में चूक जाना। केयरलेस अबाउट व्हाट यू से और डू, नॉट केयरफुल इन कीपिंग सीक्रेट्स। सिनोनिम्स: केयरलेस, रेकलेस, फूलिश, इम्प्रूडेंट। ये शब्द ऐसी लापरवाही की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कहे या कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिससे शायद कोई राज खुल जाए या किसी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। जैसे कंपनी के रहस्यों पर सार्वजनिक रूप से बात करना उसका इनडिस्क्रीट कार्य था। यहां केयरलेस या फूलिश भी कह सकते थे, पर इनडिस्क्रीट खास तौर पर बोलने या जानकारी देने में जो गोपनीयता भंग होती है उस पर जोर देता है। तो ये अविवेकपूर्ण व्यवहार है, खासकर बातों को लेकर। समझ गए। और इसकी जो विपरीत लगता है कैंडिड। हिंदी अर्थ है ईमानदार, स्पष्टवादी। बिल्कुल, एकदम विपरीत। कैंडिड का मतलब है ईमानदार और सच्चा होना। जो आप वास्तव में सोचते हैं उसे बिना किसी लाग लपेट के कहना। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, सेइंग व्हाट यू रियली थिंक। सिनोनिम्स: ऑनेस्ट, फ्रैंक, ओपन, ट्रूथफुल। यह शब्द ईमानदारी और खुलेपन को दर्शाता है, खासकर जब कोई अपनी राय दे रहा हो। या जैसे कैंडिड फोटोग्राफ होता है जिसमें व्यक्ति बनावटी पोज में ना हो, बिल्कुल नेचुरल हो। एक कैंडिड बातचीत वो होती है जिसमें सच्चाई बिना किसी छिपाव या बनावट के सामने रखी जाती है। यह सिर्फ ऑनेस्ट होने से थोड़ा ज्यादा है। इसमें एक तरह की बेबाकी, खरापन शामिल है। तो एक तरफ इनडिस्क्रीट है जो बिना सोचे समझे बोलता है, और दूसरी तरफ कैंडिड है जो सोच समझकर पर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बोलता है। कमाल की जोड़ी है ये। अब कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जो किसी अवस्था या गुण को बताते हैं, जैसे ऑफबीट और फ्लस्टर। पहले ऑफबीट। हिंदी अर्थ अनोखा, असामान्य। हाँ, ऑफबीट, इसका सरल अंग्रेजी मतलब है सामान्य या पारंपरिक ढर्रे से हटकर होना। अनयूजुअल और नॉट लाइक द नॉर्मल वे। सिनोनिम्स: अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, ऑड, क्वर्की। ये शब्द किसी व्यक्ति, चीज, विचार या पसंद के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ा अलग हो, लीक से हटकर हो। इसमें जरूरी नहीं कि कोई नेगेटिविटी हो, बल्कि अक्सर इसमें एक रोचकता या मौलिकता का भाव होता है, जैसे उसका ऑफबीट संगीत का शौक या एक ऑफबीट कैफे। ये अनयूजुअल से थोड़ा ज्यादा सकारात्मक या दिलचस्प लग सकता है, क्वर्की जैसा। यानी जो घिसा पिटाना हो, जिसमें कुछ नयापन हो, अच्छा है। अब फ्लस्टर को देखते हैं। हिंदी अर्थ घबराहट, उलझन। ये कैसी अवस्था है? फ्लस्टर, ये एक भ्रम या घबराहट भरी उत्तेजना की स्थिति है। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और नर्वस एक्साइटमेंट।
सिनोनिम्स कंफ्यूजन, एजिटेशन, नर्वसनेस, डिसअरे। ये एक अस्थायी मानसिक स्थिति होती है, मतलब टेम्पररी। सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और अचानक कोई आपसे मुश्किल सवाल पूछ ले या कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाए। हाँ, तो आप थोड़े हड़बड़ा जाते हैं ना, समझ नहीं पाते कि क्या कहें या क्या कहें, बस वही फ्लस्टर है। जैसे अचानक मेहमानों को देखकर वो फ्लस्टर में आ गई। ये पैनिक यानी दहशत जितनी तीव्र नहीं है, पर इसमें घबराहट और उलझन का मिश्रण होता है, थोड़ी हड़बड़ाहट। हाँ, ये तो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, बिल्कुल होता है। अब सिर्फ एक शब्द बचा है जो किसी भौतिक गुण से जुड़ा लगता है, पोरस। हिंदी अर्थ छिद्रयुक्त, रिसने योग्य। बिल्कुल, पोरस इसका मतलब है जिसमें छोटे छोटे छेद हों जिनसे हवा, तरल या गैस गुजर सके। हैविंग स्मॉल होल्स दैट अलाउ एयर, लिक्विड और गैस टू पास थ्रू। सिनोनिम्स लीकी, परमिएबल, एब्जॉर्बेंट, स्पंजी। यह शब्द किसी सामग्री यानी मटेरियल की भौतिक विशेषता बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मिट्टी का घड़ा पोरस होता है, जिससे पानी रिसकर बाहर आता है और ठंडा होता है। हाँ, बिल्कुल। स्पंज पोरस होता है। चट्टानें पोरस हो सकती हैं जिनसे पानी या तेल गुजर सकता है। ये एक काफी तकनीकी और वर्णनात्मक शब्द है। तो ये रहे हमारे 10 शब्द और उनकी बारीकियां। बहुत अच्छे से समझ आया। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे आपने शुरू में बताया था, हमारे स्रोत में एक कहानी है, द स्ट्रेंज डे इन द विलेज, जो इन सभी शब्दों को एक साथ पिरोती है। क्या ये कहानी इन अंतरों को और साफ कर पाएगी? मुझे तो लगता है करेगी। हाँ, बिल्कुल। कहानियां शब्दों को संदर्भ में समझने का बेहतरीन तरीका होती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये शब्द वास्तविक जीवन की स्थितियों में न सिर्फ फिट होते हैं, बल्कि उस स्थिति का एक सटीक चित्र खींचते हैं, जो शायद सरल शब्दों से संभव ना हो पाता। तो कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है गांव के पास बहती नदी से, जिसका पानी मर्की और टर्बिड हो गया है। देखिए, यहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। मर्की शायद पानी के गहरे, अंधेरे रंग और कम विजिबिलिटी पर जोर दे रहा है, जबकि टर्बिड बता रहा है कि पानी में गंदगी या मिट्टी के कण घुले हुए हैं, जिससे वो गंदला दिख रहा है, साफ नहीं है। अच्छा, तो पहले 2 शब्द पानी की खराब हालत की 2 अलग वजह या पहलू बता रहे हैं। फिर क्या होता है? इस हालत को देखकर गांव का मुखिया परटर्ब्ड हो जाता है। यहाँ सिर्फ वरीद या कंसर्न्ड नहीं कहा गया, परटर्ब्ड कहा गया है। हाँ, ये बताता है कि मुखिया सिर्फ चिंतित नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक शांति भंग हो गई है। वो गहरी उथल-पुथल में है, बेचैन है, और अपनी इसी व्याकुलता में वो एक स्टर्न, सख्त चेतावनी जारी करता है। ये शब्द दिखाता है कि चेतावनी हल्के में लेने वाली नहीं, बल्कि गंभीर है, अधिकारपूर्ण है, मतलब उसमें वजन है। मुखिया की चिंता और उसके अधिकारपूर्ण रवैये को ये शब्द बखूबी पकड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ। आगे क्या मोड़ आता है कहानी में? तभी एक इनडिस्क्रीट, असावधान, अविवेकी युवक, जो शायद मुखिया की बात सुन लेता है, जी। वो बिना सोचे समझे ये खबर पूरे गांव में फैला देता है, जिससे खामखा की दहशत फैलती है। ओहो। यहाँ इनडिस्क्रीट शब्द उसकी लापरवाही और वो जो गोपनीयता भंग करने की प्रवृत्ति है, उसको उजागर करता है। उसे चुप रहना चाहिए था शायद। हाँ, उसकी एक लापरवाही ने मामले को और बिगाड़ दिया। फिर कौन आता है? कहानी में कोई हीरो भी है? हाँ, फिर गांव में एक ऑफबीट अनोखा वैज्ञानिक आता है। उसके रंगीन कपड़े हैं, अजीब से उपकरण हैं, वो उसे गांव के माहौल में एकदम अलग दिखाते हैं। अच्छा। ऑफबीट शब्द उसके इस गैर पारंपरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो टिपिकल साइंटिस्ट जैसा नहीं है। वो जांच करता है और पाता है कि पास की पोरस छिद्रयुक्त चट्टानों से कोई चीज रिस कर नदी में मिल रही है। यहाँ पोरस शब्द समस्या की जड़ यानी चट्टानों की फिजिकल प्रॉपर्टी को सटीक रूप से बताता है। तो वैज्ञानिक समस्या का कारण ढूंढ लेता है, लेकिन क्या मामला यहीं सुलझ जाता है या और ड्रामा है? नहीं, ड्रामा तो है। तभी कहानी में तनाव बढ़ता है जब एक विशेष क्रूर हिंसक जंगली कुत्ता गांव में घुस आता है और लोगों पर हमला करने लगता है। अरे, ये सिर्फ एंग्री या वाइल्ड कुत्ता नहीं, बल्कि विशस है, मतलब बेहद खतरनाक और जानलेवा। इस अफरा तफरी के बीच वैज्ञानिक गांव वालों को इकट्ठा करके एक कैंडिड, स्पष्टवादी भाषण देता है। वो बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से बताता है कि समस्या क्या है और उसका हल क्या है। कैंडिड शब्द उसकी सीधी और सच्ची बात को, उसके खुलेपन को दर्शाता है। और लोग उसकी बात सुनकर क्या करते हैं? कुत्ते से भी डर रहे होंगे और चट्टानों से भी। हाँ, बिल्कुल। पहले तो लोग, खासकर उस खतरनाक कुत्ते और रिश्ती चट्टानों की बात सुनकर क्षण भर के लिए फ्लस्टर, घबराहट, उलझन में आ जाते हैं।
ये शब्द उनकी उस मिलीजुली भावना को पकड़ता है, जहां वे थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े भ्रमित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन जब वैज्ञानिक समाधान बताता है तो वे शांत हो जाते हैं। वाओ, इस एक कहानी ने तो इन 10 शब्दों को जैसे जिंदा कर दिया। ये साफ दिख रहा है कि हर शब्द ने कहानी के किसी न किसी पहलू को ज्यादा गहराई और सटीकता से उभारा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी यही दिखाती है कि समानार्थी लगने वाले शब्द असल में भाषा के टूल बॉक्स में अलग-अलग औजार की तरह हैं। हर औजार का अपना एक खास काम है। मर्की और टर्बिड ने पानी की गंदगी के 2 अलग पहलू बताए। परटर्ब ने मुखिया की गहरी चिंता दिखाई, जबकि स्टर्न ने उसके अधिकार को। इनडिस्क्रीट ने युवक की लापरवाही को उजागर किया और ऑफ बीट ने वैज्ञानिक के अनोखेपन को। पोरस ने वैज्ञानिक कारण बताया, विशिस ने खतरे की तीव्रता, कैंडिड ने सच्चाई का सामना और फ्लस्टर ने लोगों की क्षणिक घबराहट। सिर्फ सामान्य शब्दों से ये बारीकी, ये गहराई नहीं आ पाती। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि भाषा में विविधता सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। समानार्थी जैसे दिखने वाले शब्दों के बीच के ये महीन अंतर हमें अपनी बात को ज्यादा सटीक, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा रंगों के साथ कहने की ताकत देते हैं। वो बिल्कुल सही कहा। इन बारीकियों को समझना हमें न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि किसी भी भाषा को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने और समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि भाषा सोचने का भी एक तरीका है। जितने ज्यादा सटीक शब्द हमारे पास होंगे, उतना ही स्पष्ट हम सोच पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। और यहाँ एक विचारणीय बात सामने आती है। जैसे हम अभी अंग्रेजी के इन शब्दों की बारीकियों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी अपनी हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसे कितने शब्द हैं जिनके सूक्ष्म अंतरों पर हम शायद रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे देखना, ताकना, घूरना, निहारना, सब देखने से जुड़े हैं, पर सबके भाव और संदर्भ बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल। या फिर जैसे दुख, पीड़ा, वेदना, संताप, इनमें क्या फर्क है? सब दुखी तो हैं, पर क्या एक जैसे हैं? क्या बात है! ये तो सोचने वाली बात है। अपनी ही भाषा के शब्दों की गहराइयों में उतरना भी एक अलग ही सफर हो सकता है। बहुत बढ़िया। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन अंग्रेजी शब्दों की दुनिया की सैर में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह की और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।